सुबह का नया आगाज था। वेनिस की सुनसान गलियों से निकलते वक्त दिल में सिर्फ एक बात थी, फ्लोरेंस, वी आर कमिंग। कैनल के ऊपर से गुजरते हुए अरुणिमा स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। प्लेटफॉर्म पे भीड़ थी, सफर का सुकून था और जैसे ही ट्रेन आई हमने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और चढ़ गए एक नए चैप्टर की तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं वेनिस से फ्लोरेंस। वेनिस से होटल से हम लोग वेनिस स्टेशन में वापस, जैसे मैंने पहले भी कहा, वॉकिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और कुल मिला के 420 छोटे छोटे फुट ब्रिज हैं। उन छोटे छोटे फुट ब्रिज को सूटकेस लेके पार करना होता है। तो ये करते करते हमारी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। अभी ट्रेन छूटने ही वाली है वेनिस से और हम लोग जा रहे हैं फ्लोरेंस। इसके लिए करीबन 2 घंटे लगेंगे और फ्लोरेंस में पहुंच के फिर आज का पूरा दिन एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ की घूमने के लिए बहुत कुछ है। हाल फिलहाल ये हमारा सीट है। ट्रेन आप देख रहे हैं, ट्रेन यहाँ का लाजवाब है क्योंकि बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन है ये। चलिए इस सफ़र को एंजॉय करते हैं। ट्रेन वेनिस से निकल चुकी थी। बाहर का पानी और शहर की आखिरी झलक, एक खूबसूरत अलविदा। अब हम थे फ्लोरेंस के रास्ते। ये है फ्लोरेंस, रेनेसांस का जन्मभूमि। सुबह के सूरज के साथ डूमो चमक रहा था और शहर अपनी विरासत और खूबसूरती से हमें खुशामदीद कह रहा था। फ्लोरेंस पहुंचते ही हम अपने गेस्ट हाउस एल कैंपानाइल में एंटर हुए, जो डुओमो के बिल्कुल पीछे ही था। घर इतना सुंदर था, एकदम कोजी वाइब्स, और हम दोनों काफी एक्साइटेड और हैप्पी फील कर रहे थे। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं फ्लोरेंस की गलियों में और यहाँ पे एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। फ्लोरेंस की स्ट्रीट्स में चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हर कोना इतना सुंदर लग रहा था। थोड़ी देर घूमने के बाद हमें लग गई भूख और तब हम पहुंच गए रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट में, जो यहाँ काफी पॉपुलर है। अब वक्त था एक अच्छे इंडियन मील का। फाइनली हम घूमते घूमते फ्लोरेंस पहुंच गए हैं। तो ये तीसरा शहर है जहाँ पे हम लोग इटली में आ गए हैं। लेकिन आज फ्लोरेंस में आने के बाद हम लोग खुश तो बहुत थे आसमान की तरफ देखते हुए, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं थी। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे कि हम लोग वॉक कर रहे हैं, ज़्यादा धूप नहीं है, हम थकेंगे नहीं। लेकिन वेदर फोरकास्ट के हिसाब से और जो हम लोग यहाँ देख भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, थंडरस्टॉर्म है। तो आज हमें पता नहीं हम कितना कुछ घूम पाएंगे। वैसे डुओमो हमारे पीछे ही है, थोड़ा सा पीछे, और उसी के पीछे हमारा होटल भी है। तो पता नहीं कितना कुछ एक्सप्लोर कर पाएंगे। हाँ, डेफिनेटली जितना भी एक्सप्लोर करेंगे उतना तो आप देख ही पाएंगे और हम लोग खुद भी एंजॉय कर पाएंगे। सुबह से ही फ्लोरेंस में बारिश हो रही थी और सड़कों पर सब कुछ हल्का गीला था। रास्ते के दोनों तरफ क्यूट कैफेज चमक रहे थे, लाइट्स के साथ एक ड्रीमी वाइब भी थी। हम वॉक करते हुए कुछ सुंदर मॉन्यूमेंट्स के पास से गुजर रहे थे। क्या चल रहा है, क्या खा रहे हैं हम? मैं कुकीज ट्राई करी हूँ जो कि क्रीम फिल्ड है और ये पिस्ताचियो क्रीम भी है इसमें। अल्टीमेट अल्टीमेट। ये फ्लोरेंस की एक और खूबसूरत स्ट्रीट थी, परफेक्टली एस्थेटिक। अरुणिमा का स्लो सिनेमैटिक वॉक उस रेनी वाइब को और भी स्पेशल बना रहा था। हल्की सी बारिश हो रही थी, रोड गीला था और सब कुछ एक ड्रीमी सीन जैसा लग रहा था। हाथ में मैप लेकर हम शहर के स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर रहे थे। हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज था। ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग्स, लोगों की एनर्जी और कैमरा हर मोमेंट को परफेक्टली कैप्चर कर रहा था। और तब हम पहुंच गए पल्लाज़ो वेचियो, फ्लोरेंस का एक हिस्टोरिक लैंडमार्क। ये 13वीं सेंचुरी का टाउन हॉल है, जहां से मेडिची फैमिली ने शहर रूल किया था। आज भी ये बिल्डिंग पावर और प्राइड का सिंबल है और हर कॉर्नर में हिस्ट्री महसूस हो रही थी। अभी हम लोग पलाज़ो वेचियो में हैं। ये टाउन हॉल है फ्लोरेंस का, ऐसा माना जाता है। जो भीड़ आप लोग देख पा रहे हैं, इसी से आपको समझ आ गया होगा कि बहुत लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। पीछे आप जो मूर्ति देख रहे हैं वो माइकल एंजेलो, जो बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, डेविड, जो उन्होंने एक स्कल्पचर बनाया था, उसका कॉपी यहाँ रखा हुआ है। वैसे तो ऊपीसी गैलरी में इसका ओरिजिनल जो स्कल्पचर है वो रखा हुआ है, लेकिन इस बारिश के साथ और एक दुविधा ये है कि मंडे को ये म्यूजियम बंद रहता है और हम लोग इसको विजिट नहीं कर पाए। पलाज़ो के अंदर हम लोग ज़रूर घुसे हैं और आप देख भी पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी अच्छी जो मूर्तियाँ हैं, हम लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन मुझे जितना लगता है इन मूर्तियों में जो भी रखा हुआ है, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में इस स्क्वायर में घूमना एक अलग फन है।
ये रहा फ्लोरेंस का क्राउन ज्वेल, द आइकॉनिक डुओमो यानी कैथेड्रल ऑफ सांता मारिया देल फियोरे। ड्रोन से लिया गया ये शॉट इसकी ग्रैंडोर को परफेक्टली दिखाता है। ये कैथेड्रल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, रेनेसांस आर्किटेक्चर का एक लिविंग एग्जाम्पल है। इसका डोम ब्रूनेशेली ने डिजाइन किया था और बिना स्कैफोल्डिंग के बनाया गया था, जो उस टाइम एक इंजीनियरिंग मिरेकल था। डुओमो का ब्यूटीफुल फसाड व्हाइट, ग्रीन और पिंक मार्बल से बना है। हर डिटेल में सेंचुरीज ओल्ड क्राफ्टमैनशिप नजर आता है और जब हम अंदर गए तो इंटीरियर्स एकदम शांत लेकिन पावरफुल लगे। फ्लोरेंस में आप जब भी आते हैं सबसे फेमस आपको एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट दिखेगा जो हर हिस्से से मतलब हर कोने कोने से आपको दिखेगा। एक लाल कलर का बहुत सा टोम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ऐसे स्ट्रक्चर से काफ़ी वाकिफ़ हैं जो हम इंडिया में देखते हैं, लेकिन ये है डुओमो कैथेड्रल। दिस कैथेड्रल इज एक्चुअली सो फेमस बिकॉज द पीपल आर वेरी प्राउड ऑफ दिस कैथेड्रल विच टुक नियरली 140 ईयर्स टू बिल्ड। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो सुन के हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाल फिलहाल हम उसके अंदर हैं। हमने गाइड लिया था और गाइड से हमने कुछ पता भी किया कि इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बचपन से हमने कभी इस धर्म के बारे में उतना सुना नहीं, उतना पढ़ा नहीं। भले सुना हो लेकिन उतना पढ़ा भी नहीं, तो हम उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्प है वो यहाँ आके थोड़ा रिसर्च करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। अल्टीमेटली सुंदरता और इसकी जो नक्काशी है, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, वो देखने लायक ज़रूर है। और यहाँ पे आपको बहुत ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे डुओमो के अलावा भी जो फ्लोरेंस में घूमने के लिए बहुत सुंदर है। वैसे मैं अगर बोलूँ, मैं पर्सनली बाहर से जब घूमा तो मुझे डुओमो बहुत ज़्यादा पसंद आया। स्ट्रक्चर वाइज अंदर ठीक था, एक चर्च जैसा होता है वैसा ही है। कैथेड्रल के बाहर बारिश अब काफी तेज हो चुकी थी, लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे। अम्ब्रेला लेकर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, क्योंकि फ्लोरेंस बारिश में और भी खूबसूरत हमें लगने लगी थी। ये है पोंटे वेचियो, फ्लोरेंस का सबसे पुराना और आइकॉनिक ब्रिज। इसकी खास बात यह है कि ये ब्रिज के ऊपर शॉप्स बनी हुई है, मोस्टली ज्वेलरी स्टोर्स। मिडिएवल टाइम से लेकर आज तक ये ब्रिज फ्लोरेंस की ट्रेडिंग और कल्चरल का सिंबल रहा है। पोंटे वेचियो के ज्वेलरी स्टोर्स देखकर अरुणिमा रुक नहीं पाई। एक स्टोर में जाकर थोड़ा ब्राउज करना तो बनता था। फ्लोरेंस और गोल्ड दोनों का अपना ही चार्म है। उसके बाद हमने थोड़ी मस्ती की, न्यू मार्केट गए, थोड़ा लेदर शॉपिंग किया। थोड़ी देर बाद रात हो चुकी थी और हम अपने होटल की तरफ लौट रहे थे। फ्लोरेंस का सफर यहीं तक, बारिश, आर्ट और एक अलग ही मैजिक के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अबेरू लव्स। आज वापस से एक नया सैर हम लोग करने वाले हैं और आज हम लोग जा रहे हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि बहुत प्रसिद्ध एक मोनूमेंट है। तो ये एक जगह है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं, जैसे टस्कनी रीजन। हम लोग यहाँ जाने वाले हैं आज। और सुबह हम लोग उठ गए थे, कल तो हमने लोकल यहाँ फ्लोरेंस का टूर कर लिया था। आज हमने वापस से एक टूर एजेंट के साथ ये बुक किया है। पीछे आप लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं बस के लिए। ये स्टिकर भी आप देख रहे हैं, गाइड, वैसे मैं गाइड हूँ नहीं, लेकिन ये स्टिकर लगाया है इन्होंने पहचान के लिए। और अभी हम बस पकड़ेंगे, बस पकड़ के सीधा सारा दिन हम ट्रैवल करने वाले हैं। अलग अलग जगह में जाएंगे, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और जहाँ जो इंटरेस्टिंग लगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पे। अब हम फ्लोरेंस को छोड़कर निकल चुके हैं पीसा के लिए। बस के सफर में दोनों तरफ नेचर का सुकून था। खिड़की के बाहर के व्यूज इतने सुंदर थे जैसे टस्कनी हमें खुद बुला रहा हो। पीसा के स्ट्रीट्स में चलते हुए हम गुजरे कुछ छोटे सोवेनियर शॉप्स और क्यूट कैफेज के पास से। ये ड्रोन शॉट दिखा रहा है पूरा पीसा, जिसमें सबसे आइकॉनिकली दिख रहा है लीनिंग टावर, साथ ही है पीसा कैथेड्रल और बैप्टिस्टरी। ये तीनों मिला के बनते हैं पियाजा दे मिराकोली, यानी स्क्वायर्स ऑफ मिरेकल्स। अभी हम लोग आ गए हैं बहुत ही फेमस एक प्लेस में। आप पीछे देख ही पा रहे हैं कि क्या है। ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। पीसा फ्लोरेंस में एक जगह है
और यहाँ पे काफ़ी प्राचीन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे लोग रहते थे और प्राचीन कल्चर यहाँ पे है। वैसे पीसा की अगर बात करें तो ये टावर मेरे हिसाब से 12th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक बनने में इसको टाइम लगा, लेकिन जो कि ये समुंदर के पास है तो ये टावर जब बना था ये धीरे धीरे हल्का सा बेंड होने लग गया था। अभी भी ये बेंड है। हमें जितना पता चला लोगों से बात करके, करीबन 1990s के लाइन में ये टावर बहुत ज़्यादा नीचे गिरने वाला था, लेकिन समहाउ इंजीनियर्स ने थोड़ा कुछ काम करके नीचे सीमेंट कुछ डाला हुआ है, जिसकी वजह से अभी भी ये टिका हुआ है। और ऐसा माना है कि और 200 साल तक ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे फेमस पोजेज आपने देखे होंगे, क्योंकि ये टेढ़ा है तो लोग अलग अलग तरह के चित्र यहाँ या पिक्चर्स यहाँ पे निकालते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। बेस्ट पार्ट इसकी आज यहाँ बारिश नहीं हो रही है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। वैसे अगर बोला जाए या फिर देखा भी जाए तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स ही है ज़्यादातर देखने के लिए, और एक खुद की खुशी है कि आप बहुत दूर आए हैं, एक नया कुछ मॉन्यूमेंट देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये मोमेंट एकदम सिनेमैटिक था। पीसा के बीच अरुणिमा खड़ी थी और कैमरा उसके चारों तरफ घूम रहा था। पीछे का बैकड्रॉप, वो आइकॉनिक वाइब, सब कुछ एक परफेक्ट पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। हम वहीं रुककर कैथेड्रल और बैप्टिस्टरी के शॉट्स ले रहे थे। इतनी डिटेलिंग थी इन बिल्डिंग्स में, एक पल के लिए लगा जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। वापस हम लोग बस में बैठ चुके हैं और आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि हम लोग जब खुद ही ट्रैवल कर रहे हैं, हम किसी पैकेज के साथ नहीं आए हैं, तो बस में क्या कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग आए तो खुद, सब कुछ हमने खुद ही प्लान किया है। हर जगह हम लोग खुद जा रहे हैं, लोकल ट्रेन्स में बैठ रहे हैं, सब कुछ। लेकिन क्लूक, जो मैंने पहले ही बोला था, ये ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जहाँ से आपको हर जगह जाने की अलग अलग सुविधाएं मिल जाती हैं, जिससे आपको बस सर्विस मिल जाता है, जहाँ पे अलग अलग जगह के लोग सब आते हैं और मिलके एक ही साथ उस बस में बैठ के अलग अलग जगह घूमने जाते हैं। ऐसे ही हम लोग आज भी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और करीबन हर अलग अलग देश से 70 से 75 लोग हैं इस बस में, जो कि हम लोग एक साथ हैं। तो ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है। तो इसमें एक और सुविधा जो होती है वो ये होता है कि काफ़ी जैसे टस्कनी एरिया जो है वो बहुत बड़ा रीजन है, करीब 400 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अगर हम अकेले आते हैं तो हमारे लिए फिजिबल नहीं होता कि हम एक जगह से दूसरी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा पाते हैं। तो इसके लिए ये जो टूर है, इसलिए स्पेसिफिकली हमने बुक किया था। इसमें हमारा लंच भी इंक्लूडेड है, अलॉन्ग विद वाइन टेस्टिंग, जो कि इस एरिया में बहुत अच्छी वाइन्स बनती है। अब हम बस में सैन जिमियानो की तरफ बढ़ रहे थे। टस्कनी के हिल्स के बीच एक और कहानी हमारा इंतजार कर रही थी। ये है सैन जिमियानो, टस्कनी का मिडिएवल हिल टाउन, जिसे सिटी ऑफ टावर्स भी कहा जाता है। कभी यहाँ 70 से ज्यादा टावर्स थे जो लोकल फैमिलीज का पावर दिखाते थे। आज भी इनमें से 14 टावर्स खड़े हैं और ये शहर एकदम टाइम ट्रेवल जैसा लगता है। अभी हम लोग बहुत एक रोमांचक जगह में हैं, ऐसा मैं बोलूँगा। उसका रीज़न है ये जो जगह है सैन जिमियानो, स्पेलिंग आप पढ़ लेना, थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये मिडिएवल पीरियड का है। बिल्डिंग्स आप जो देख रहे हैं बहुत ही पुराना है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी बहुत अलग है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके चारों ओर यहाँ पे वाइन प्रोडक्शन होता है, तो विनियार्ड्स बहुत हैं यहाँ पे। एंड वी वर एक्चुअली लकी, लिटिल बिट लकी ऐसा बोलूँगा, क्योंकि जो हमने पैकेज बुक किया था उसमें लंच इंक्लूडेड था। तो लंच हमने जहाँ किया वहाँ पे 4 वाइन टेस्टिंग था और साथ में पास्ता भी था, तो हमने वो बहुत इन्जॉय तो ज़रूर किया। और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि बचपन में काफ़ी सारा हमने रोमन्स के बारे में, फ्रेंच के बारे में या फिर इटालियंस के बारे में पढ़ा था, तो ऐसा लग रहा है कि उन किताबों के पन्नों के बीच में से हम लोग झूम रहे हैं या फिर उन किताबों के पन्नों के बीच में से हम लोग टहल रहे हैं और वो हिस्ट्री फिर से रिवाइव हो रहा है। फिर हम आए वाइन टेस्टिंग के लिए एक सेंचुरीज ओल्ड बिल्डिंग में। यहाँ लोकल एक्सपर्ट ने वाइन के डीप फ्लेवर्स, ग्रेप्स की क्वालिटी और टस्कनी के वाइन मेकिंग कल्चर के बारे में शेयर किया। इट वॉज ट्रूली फैसिनेटिंग। हमने चीयर्स किया। टस्कनी के वाइन के साथ एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फील थी। हम दोनों कैमरा की तरफ स्माइल कर रहे थे और मोमेंट सच में अनफॉरगेटेबल था। वाइन टेस्टिंग के बाद हमने उसी रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर किया जिसका अपना खुद का वाइनरी सेटअप था। इट फेल्ट सो ऑथेंटिक एंड फुल ऑफ
हेरिटेज। जैसे ही हमने शहर में वापस कदम रखा, जैसा कि आपने ड्रोन शॉट में देखा था, सैन जिमियानो फिर से सामने था। ये जगह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग थी। और उसके बाद हमने डोंडोली से जेलाटो लिया, जिसे दुनिया का बेस्ट जेलाटो कहा जाता है। हमारा रिएक्शंस कैमरा ने तो लिए, पर माइक म्यूट था, लेकिन टेस्ट ने सब कह दिया। सैन जिमियानो की इन पुरानी खामोश गलियों में चलते हुए ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हर टावर एक कहानी था, एक ऐसी हिस्ट्री जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं, इस बार जिया था। पत्थर की दीवारें, मिट्टी की खुशबू और हवा में एक सुकून था और शब्द में नहीं आता। चलते चलते हम पहुंच गए शहर के छोटे से लेदर मार्केट तक, जहां हर चीज में एक लोकल टच था। और फिर एक लंबा रुक कर इस शहर को एक हल्का सा अलविदा कह दिया। अब बस से उतरकर हम चल पड़े अपने टस्कनी डे ट्रिप के मोस्ट अवेटेड स्टॉप की तरफ, सिएना। ये है सिएना, एक शहर जो पूरा मिडिएवल चार्म में बसा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो उसके टेराकोटा रूफटॉप्स, विंडिंग एलेज और वो आइकॉनिक पियाजा डेल कैंपो, जहाँ हर साल होती है वर्ल्ड फेमस पालियो हॉर्स रेस। ये शहर एक लिविंग पोस्टकार्ड है, जहाँ हर नजर एक कहानी बन जाती है। हम लोग अभी अपने फाइनल स्पॉट पे आ चुके हैं। सुबह हमने फ्लोरेंस से स्टार्ट किया। फ्लोरेंस के बाद हमारा मेन एजेंडा था टस्कनी रीजन में आना। सो इटली काफ़ी अलग अलग हिस्सों में या रीजन्स में बटा हुआ है। उसमें से एक फेमस है टस्कनी। टस्कनी में विनयार्ड है, वाइन की प्रोडक्शन होती है, और हमने ऑलरेडी ये हमारे पिछले वाले स्पॉट में देख लिया। अभी हम लोग आ चुके हैं सिएना, जो कि हमारे दिन का आखिरी स्पॉट है। और यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने गाइडेड टूर ले लिया है, जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि यहाँ पे क्या क्या होता है। फ़िलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ, यह बहुत पुरानी इमारतें हैं। लोग घूम रहे हैं, शॉपिंग के लिए जगह तो है ही, लेकिन कुछ हिस्ट्री जो है हमें वो पता चलेगा। हम धीरे धीरे आपसे शेयर करते रहेंगे, और साथ ही साथ इस पूरे पतली पतली गलियों का नज़ारा लेंगे और एंजॉय करेंगे। सिएना की गलियों में चलना किसी कहानी के अंदर चलने जैसा था। नैरो स्ट्रीट्स, वार्म टोन्ड वॉल्स और एक ऐसा सुकून जो शोर में भी शांत लगता है। ये शहर कुछ कह नहीं रहा था, पर हर मोड़ पे महसूस जरूर हो रहा था। पियाजा डेल कैंपो में कदम रखते ही शहर का दिल धड़कने लगा। सामने था पलाजो पब्लिको, जहां हर साल होती है पैलियो, एक रेस, लेकिन सिर्फ घोड़ों की नहीं, लोगों के जज्बात की, उनके गर्व की। इट्स ट्रेडिशन रनिंग थ्रू सेंचुरीज। और फिर हम पहुंच गए सिएना कैथेड्रल तक, जिसे देखते ही दिल थोड़ा रुक गया। इसकी ग्रैंडोर तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन अंदर से वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। मार्बल फसाड, स्ट्राइप्ड कॉलम्स और स्कल्पचर्स, सब कुछ इतना परफेक्ट था जैसे वक्त ने इसे चुना हो। यहाँ आने के बाद एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ हमें पता चली। बचपन से मन तो बहुत था कि बैंकर बनना है, चलो पढ़ाई भी कर ली, बैंकर बन भी गए। मैंने और अरुणिमा ने दोनों ने बैंक में काम किया, लेकिन कभी इस बारे में नहीं सोचा कि इस दुनिया में सबसे पहला बैंक कहाँ बना होगा और सबसे पहला बैंक कहाँ पे था। इस ट्रिप के स्टार्टिंग में भी हमें नहीं पता था। तो अभी हम सिएना में खड़े हैं, और सिएना में खड़े रहते हुए आप मेरे पीछे जो बैंक देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली एक बैंक है। दिस बैंक वॉज बिल्ट इन 1472 इन सिएना फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, और ये बैंक तब से लेके अभी तक ऑपरेट कर रहा है। ये वर्ल्ड का पहला बैंक है। मतलब आप सोच पा रहे हैं 1472 में बना ये बैंक, और उससे प्रेरित होकर बैंकिंग सिस्टम भी आया। तो सिएना, जो कि इटली में है, टस्कनी रीजन में, यहाँ पे ये बैंक था, या बैंक यहाँ पे है। हमें तो बहुत ही मज़ा आया ये देख के और ये जानने के बाद, क्योंकि ये सही में बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। हमें ये पता भी नहीं था। और इसी के साथ हमारा पूरा जो ट्रिप है आज का, जो हमने सुबह से स्टार्ट किया, वापस से दोहराता हूँ। हम फ्लोरेंस से निकले, फ्लोरेंस से निकल के हमने एक टूर ऑपरेटर के साथ बस में आए। बस से हम लोग पीसा गए, पीसा से हम लोग सैन जिमियानो में गए, और उसके बाद सिएना में आए। ये जो लास्ट के 2-3 नाम मैंने बोले, ये ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आना ज़रूर चाहिए। सिर्फ कुछ प्रसिद्ध जगह में जाके आप मोनूमेंट ज़रूर देख पाएंगे, लेकिन यहाँ का लोकल फील नहीं ले पाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिया। इसके बाद और कुछ अलग अलग शहर हैं जो कि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही।
वापस मिलेंगे अगले शहर में अगले वीडियो के साथ।